हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केडी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने एपिडर्मिस में के रिलेटेड बात की। स्किन से रिलेटेड इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एपिडर्मिस की 5 लेयर्स, उसमें प्रेजेंट पिगमेंट्स, कौन सी लेयर का क्या फंक्शन था, यह सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो तक बात कर ली थी। ठीक है। उसमें एक जो चीज़ थी वो मिस रह गई थी, उसके बारे में आज हमें बात करनी है। उसके बाद हम हमारा नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, जो है केरेटिनाइजेशन। ठीक है, केरेटिनाइजेशन के बारे में हमें बात करनी है। तो लास्ट लेक्चर में हम भूल गए थे, बात नहीं कर पाए थे, मिस हो गया था। क्या होता है देखिए कि ये जो केराटिन हमने पढ़ा कि केराटिन पिगमेंट जो है प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस लेयर में। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे कि केराटिन पिगमेंट एपिडर्मिस की कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो केराटिन बनने की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉन लिविंग केराटिन इन द आउटर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस इज नोन एज केराटिनाइजेशन। ठीक है, कि एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं उसमें केराटिन बनने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? केराटिनाइजेशन कहेंगे। अब ह्यूमन में कई ऑर्गन्स ऐसे हैं जैसे हेयर्स, नेल्स, इन सब में क्या होता है? केराटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, जो इन प्रोटेक्शन के लिए, हार्डनिंग के लिए इन सब में प्रेजेंट रहेगा। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक जो था केराटिनाइजेशन का रह गया था। अभी हमें बात करनी है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एपिडर्मिस जो थी स्किन की एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर हमारे पास आती है डर्मिस। ठीक है, फर्स्ट था एपिडर्मिस जिसकी 5 लेयर्स थी। ठीक है, 5 लेयर्स में एलिडिन प्रोटीन कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है ये आप मेरे को बताएंगे। एलिडिन प्रोटीन कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस की, ये आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, आज हमें बात करनी है डर्मिस। डर्मिस क्या होता है देखिए कि ये जैसे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा है, ये इतनी जो थी ये हमारी एपिडर्मिस थी। ये जो थी ये हमारी एपिडर्मिस थी। अब इसके नीचे वाला ये जो पार्ट है इतना, ये डर्मिस है। ठीक है ना, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट रहेगा वो डर्मिस का रहेगा। ठीक है, अब डर्मिस में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है कि इट इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ स्किन डिवेलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। डर्मिस जो है वो मीजोडर्म से डिवेलप होती है। अब मैंने आपको कल बताया था एपिडर्मिस किससे डिवेलप होती है, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे कि एपिडर्मिस जो है वो किससे डिवेलप होती है। ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक जो कौन सी लेयर थी उससे एपिडर्मिस डिवेलप होती है। जैसे डर्मिस में हमने पढ़ा कि मीजोडर्म से, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से डर्मिस लेयर जो है वो डिवेलप होती है। और एपिडर्मिस के कंपैरिजन डर्मिस जो है वो थोड़ी थिक होती है। इट इज़ नियर अबाउट 2 to 3 times thicker than epidermis and located below the epidermis. It is flexible and strong part. फ्लेक्सिबल होता है और जो स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जल्दी से टूटती नहीं है। तो इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट। इस लेयर में मैक्सिमम जिस लेयर की है उसमें हमें कौन सा टिश्यू देखने को मिलेगा? कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कनेक्टिव में भी कौन सा टिश्यू देखने को मिलेगा? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डर्मिस लेयर जो है इसमें आपको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसकी अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें भी क्या? वाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर, ब्लड वेजल्स, नर्व्स, अनस्ट्राइएटेड मसल फाइबर, क्यूटेनियस रिसेप्टर्स, क्यूटेनियस ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल लाइक ऑर्गन्स आर फाउंड इन दिस लेयर। इस डर्मिस लेयर में हमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स जो है एम्बेडेड रहेगी या देखने को मिलेगी, उन सब के बारे में बताया गया है कि कोलेजन, वाइट कोलेजन फाइबर जो है, येलो इलास्टिक फाइबर है, ब्लड वेजल्स है, नर्व्स हैं, अनस्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स हैं, क्यूटेनियस रिसेप्टर, क्यूटेनियस ग्लैंड्स,
हेयर फॉलिकल, ये सब स्ट्रक्चर जो है वो डर्मिस में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये डर्मिस जो है इसकी 2 लेयर्स होती हैं। डर्मिस की 2 लेयर्स रहती हैं, एक होती है पेपिलरी लेयर और दूसरी होती है रेटिकुलर लेयर। फर्स्ट होती है पेपिलरी लेयर, सेकंड रहती है रेटिकुलर लेयर। डायग्राम में हम देखें, डर्मिस है, डर्मिस में कौन सी पेपिलरी लेयर है और कौन सी रेटिकुलर लेयर है। तो देखिए आपको कलर कंपैरिजन साफ दिखाई दे रहा होगा। कलर कंपैरिजन कैसे, ये देखिए इतनी, ये जो थी ये एपिडर्मिस थी, इतनी जो है ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद ये नीचे वाला पोर्शन डर्मिस का है इतना। अब डर्मिस वाले पार्ट में आप देखिए ये इतना पार्ट, इसका कलर थोड़ा आपको अलग दिखाई दे रहा है ना। ये वाला जो पार्ट है ये, इसका कलर आपको थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है और ये इतना पार्ट थोड़ा अलग है। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में डर्मिस लेयर डिवाइडेड है, जिसमें अपर लेयर जो है जो एपिडर्मिस से कनेक्टेड है ये रहेगी पेपिलरी लेयर, एंड पेपिलरी लेयर के नीचे वाली जो लेयर रहेगी वो रहेगी रेटिकुलर लेयर। ठीक है, क्लियर है सभी को कि कौन सी पेपिलरी लेयर है और कौन सी जो है रेटिकुलर लेयर है। दोनों की पोजीशन भी आई होप समझ में आ गई होगी सभी को। अभी हम बात करते हैं क्या क्या होता है इनमें। देखिए पेपिलरी लेयर थोड़ी सी थिन होती है, कलर में भी आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो पेपिलरी लेयर है ये थोड़ी सी थिन है। हम बात करें यहीं कि जैसे मान लीजिए ये हमारी डर्मिस है, ये हमारी डर्मिस लेयर है सपोज कीजिए। तो डर्मिस में ऊपर वाली लेयर अभी हमने पढ़ा पेपिलरी लेयर होगी और नीचे वाली लेयर जो है वो रेटिकुलर लेयर रहेगी। तो पेपिलरी लेयर की थिकनेस थोड़ी सी क्या है, कम है। ठीक है, और रेटिकुलर लेयर की थिकनेस ज़्यादा है। पेपिलरी लेयर जो है वो थिन होगी, इसमें आपको कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और ब्लड वेजल्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगे। पेपिलरी लेयर में आपको कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड ब्लड वेजल्स जो हैं इनकी अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलेगी। और पेपिलरी लेयर में आपको जो है कुछ विलाई लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे। विलाई लाइक प्रोजेक्शंस मान लीजिए इस तरह से, ये सपोज कीजिए ये हमारी पेपिलरी लेयर है, ये हमारी सपोज कीजिए पेपिलरी लेयर है। तो पेपिलरी लेयर में आपको इस तरह से विलाई लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। विलाई लाइक प्रोजेक्शंस क्यों, ताकि ऊपर की तरफ जो एपिडर्मिस लेयर है वो यहाँ से कनेक्ट हो सके इस तरह से। ठीक है, जिसको मैंने आपको क्या बताया था कल, रेट पेग्स, याद है, रेट पेग्स। तो यही वो रेट पेग्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेडेड रहते हैं। एपिडर्मिस लेयर के वो पार्ट जो कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेडेड रहते हैं उन्हें हमने रेट पेग्स कहा था। और पेपिलरी लेयर जो है उसमें आपको विलाई लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं। ठीक है, जो एपिडर्मिस के लिए रहते हैं कि एपिडर्मिस इससे कनेक्ट रहे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर है डर्मिस की ही, रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर में क्या है कि रेटिकुलर लेयर हमने अभी देखा कि थोड़ी थिक होती है कंपैरिजन टू पेपिलरी लेयर। इसमें थिक फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। इसमें क्यूटेनियस ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, क्यूटेनियस रिसेप्टर एंड एडिपोज टिश्यू की लेयर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर्स जो है वो रेटिकुलर लेयर में प्रेजेंट रहती है। और पेपिलरी लेयर में आपको कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड ब्लड वेजल्स ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिल रहे थे। ठीक है, ये 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती हैं। अब देखिए कि ये जो है फर्स्ट थी हमारी एपिडर्मिस, फर्स्ट हमारी थी एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस थी। एपिडर्मिस के बाद नीचे की तरफ होती है डर्मिस। डर्मिस में हमने देखा कि 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं। डर्मिस में 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक ऊपर वाली पेपिलरी लेयर, नीचे वाली रेटिकुलर लेयर। ये एपिडर्मिस हो गई, ये पेपिलरी लेयर हो गई, ये रेटिकुलर हो गई। उसके नीचे की तरफ आपको एडिपोज टिश्यू की बनी हुई, डर्मिस के नीचे की तरफ एडिपोज टिश्यू की बनी हुई एक लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है,
जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस कहते हैं, जिसे हम दो नाम देते हैं। आप उसे सबक्यूटेनियस भी कह सकते हैं, उस लेयर को आप सबक्यूटेनियस या फिर हाइपोडर्मिस दो नाम दे सकते हैं। क्या क्या? सबक्यूटेनियस और हाइपोडर्मिस। ठीक है, देखिए पिक्चर में आपको दिखाऊं मैं। ये हमारा था, ये देखिए, इसमें यहाँ ये डर्मिस लेयर एंड हो रही है, यहाँ ये डर्मिस लेयर एंड हो रही है। डर्मिस के नीचे की तरफ ये लेयर, ये क्या प्रेजेंट है? हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। और हाइपोडर्मिस में आपको कौन सा टिश्यू देखने को मिलेगा? हाइपोडर्मिस में आपको एडिपोज टिश्यू देखने को मिलेगा, एडिपोज टिश्यू देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको फैट ग्लोब्यूल्स दिखाई देंगी। अब हमें पता है कि फैट जो होती है वो इंसुलेटर ऑफ हीट होती है, फैट जो होती है वो इंसुलेटर ऑफ हीट होती है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है, देखिए, ए थिक लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू, a thick layer of adipose tissue is present in lower part of dermis which forms thermo-insulating layer। थर्मो मीन्स होता है हीट, टेम्परेचर, ठीक है। थर्मो इंसुलेटिंग लेयर है, फैट से बनी हुई है इसलिए थर्मो इंसुलेटिंग लेयर है, क्योंकि वो जो टेम्परेचर है या हीट है उसकी इंसुलेटर है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप द स्किन वेल शेप्ड। इसके साथ साथ ये जो हाइपोडर्मिस है या सबक्यूटेनियस है, ये भी, ये जो लेयर है ये स्किन को एक वेल शेप प्रोवाइड करने का वर्क करती है। आपको बता दूं कि बहुत से जो है डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को इंजेक्शन दिए जाते हैं। आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको किस के इंजेक्शन जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, जो इंजेक्शन लेते हैं, ये इंजेक्शन कौन सी लेयर में लेते हैं? उनको जो इंजेक्शन दिया जाता है उसमें लिखा जाता है SC, सबक्यूटेनियस, ठीक है। सबक्यूटेनियस मतलब कि वो जो इंजेक्शन है वो सबक्यूटेनियस लेयर में लगते हैं, ठीक है ना। अलग अलग इंजेक्शन होते हैं, अलग अलग लेयर्स में लगते हैं। तो ये जो हमारा इंसुलिन इंजेक्शन होता है जो डायबिटिक पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, जो मैंने आपसे पूछा था लेकिन यहाँ बताना ज़रूरी है, तो इंसुलिन इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियस लेयर में लगता है, ठीक है। आपने देखा है 10th क्लास में हमारे पास IV आया था, इंट्रावीनस वेन में जो इंजेक्शन लगता है। एक IM भी आता है जिसे इंट्रामस्कुलर कहते हैं, जो मसल्स में लगता है। तो ये सारी इंजेक्शंस हैं जो आप आगे यदि नीट में सेलेक्ट होते हैं, और अपनी उम्मीदें यही रहेंगी सबकी कि आप अच्छे मार्क्स के साथ नीट में सेलेक्ट हों, तो आपको ये सब चीज़ें आगे वापस पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन। डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन का मीन क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन का मीन यहाँ ये है कि स्किन में आपको कई तरह की स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को मिलेंगी। स्किन में ये स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड रहती हैं, तो इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बात करनी है। अभी तक हमने बात की लेयर्स ऑफ स्किन के बारे में, जिसमें हमने पहले एपिडर्मिस पढ़ा, फिर डर्मिस पढ़ा, उसके बाद हमने हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस पढ़ा। अब इन लेयर्स में जो स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड है उन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे, और उन स्ट्रक्चर्स को हम डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन कहेंगे। क्या कह रहा है देखिए फर्स्ट पॉइंट में, स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन ह्यूमन स्किन विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्किन डेरिवेटिव्स। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ह्यूमन स्किन में प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम स्किन डेरिवेटिव्स कहते हैं। स्किन डेरिवेटिव्स में सबसे पहले जो स्किन डेरिवेटिव आता है वो है हमारे पास हेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट जो स्किन डेरिवेटिव है वो हमारा कौन सा है? हेयर, ठीक है। हेयर के बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए हेयर जो होता है इसको डेवलप करने का फंक्शन कौन सी लेयर का होता है? हेयर को डेवलप करने का जो फंक्शन है वो हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है कौन सी होती है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम
और स्ट्रेटम बेसिली या स्ट्रेटम मेल्पिगी जिसे हम कहते हैं, वो लेयर जो है हेयर को प्रोड्यूस करने का फंक्शन करती है। हेयर डिवेलप्स फ्रॉम लिविंग एंड एक्टिव स्ट्रेटम मेल्पिगी लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस की स्ट्रेटम बेसिली या स्ट्रेटम जर्मिनेटिव लेयर जो है, वहाँ से हेयर जो है उसका प्रोडक्शन या डेवलपमेंट जो है वो होता है। अब एक हेयर जो है, हेयर की एक स्ट्रक्चर में बहुत से पार्ट्स होते हैं, उन सब पार्ट्स के बारे में हमें बात करनी है। देखिए कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। हेयर में सबसे पहले प्रेजेंट होता है हेयर फॉलिकल। हेयर में सबसे पहले प्रेजेंट होता है हेयर फॉलिकल, हेयर का सबसे बेसल पार्ट। ठीक है, बेसल पार्ट ऑफ हेयर sunken or embedded in dermis and forms sac-like structure. This sac is known as hair follicle. ठीक है, हेयर का वो पार्ट जो डर्मिस में एम्बेडेड है, धंसा हुआ है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, हेयर फॉलिकल कहते हैं। देखिए आपको दिखाऊं, ये हमारे पास है, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारी एपिडर्मिस, ये हमारी डर्मिस। डर्मिस पार्ट में ये जो पार्ट है जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर डिवेलप कर रहा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम हेयर बल्ब या हेयर फॉलिकल कहते हैं। इसे हम हेयर बल्ब भी कहते हैं या हेयर फॉलिकल भी कहते हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, पार्ट तो ये वाला है, ये इतना पार्ट है जिसे हम हेयर फॉलिकल कहेंगे, जिसको रिप्रेजेंट क्या किया जा रहा है, हेयर बल्ब या हेयर बल्ब इन हेयर फॉलिकल। ठीक है, तो हेयर फॉलिकल क्या है, हेयर का जो है बेसल पार्ट जो आपको एपिडर्मिस डर्मल पार्ट में या डर्मिस लेयर में आपको एम्बेडेड दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेयर फॉलिकल कहते हैं। हेयर फॉलिकल की जो लेयर है वो 2 लेयर्स होती हैं। हेयर फॉलिकल में 2 लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं, उनमें से एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर जो है वो फाइब्रस होती है, इसलिए उसे कहते हैं आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ डर्मिस, आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ डर्मिस। और इनर लेयर जो होती है वो सेल्यूलर रहती है और एपिडर्मिस उसको फॉर्म करने का वर्क करती है, तो उसे कहते हैं इनर सेल्यूलर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, हेयर फॉलिकल में 2 लेयर्स प्रेजेंट रहेंगी, एक डर्मिस जो है वहाँ से प्रोड्यूस होगी, एक एपिडर्मिस से प्रोड्यूस होगी। तो आउटर लेयर जो डर्मिस से प्रोड्यूस होती है, इसलिए उसे क्या कह रहे हैं, आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ डर्मिस। और सेकंड जो है वो है इनर सेल्यूलर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ये है हमारा हेयर का फर्स्ट जो पार्ट, हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है हेयर रूट। फर्स्ट था हमारे पास हेयर फॉलिकल, सेकंड जो है वो है हेयर रूट। देखिए हेयर रूट क्या है, हेयर रूट वो पार्ट है जो आपको स्किन पार्ट में एम्बेडेड है, नॉट ओनली इन डर्मिस, नॉट ओनली इन एपिडर्मिस, इन स्किन। स्किन में जो पार्ट एम्बेडेड रहेगा उसे हम हेयर रूट कहेंगे। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आपको हेयर रूट रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, ये स्किन में एम्बेडेड है। तो हेयर रूट क्या है, द बेसल सेल्स ऑफ हेयर फॉलिकल डिवाइड्स एक्टिवली एंड रूट ऑफ हेयर फॉर्म्ड बाय देम। हेयर रूट को प्रोड्यूस करने का वर्क कौन करेगा, हेयर फॉलिकल। ठीक है ना, हेयर फॉलिकल में आपको सेल्स दिखाई दे रही होंगी, ये डॉट डॉट लाइक सेल्स जो हैं ये आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम केराटिनोसाइट्स कहते हैं। इन सेल्स का क्या नाम रहता है, इन सेल्स का नाम रहता है केराटिनोसाइट। तो ये केराटिनोसाइट रेगुलर डिवाइड होती रहती हैं, केराटिनोसाइट रेगुलर डिवाइड होकर हेयर रूट को प्रोड्यूस करती है। और हेयर रूट जो है वो मेनली एम्बेडेड रहती है डर्मिस में। ठीक है ना, रूट इज़, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि रूट इज़ एम्बेडेड इन डर्मिस, लेकिन ये साथ साथ एपिडर्मिस में भी होती है। लेकिन हमें पता है कि डर्मिस ज़्यादा एरिया कवर करती है, एपिडर्मिस थोड़ा कम थिक होती है, तो इसलिए एपिडर्मिस थोड़ी सी कम थिक है, जबकि डर्मिस जो है वो ज़्यादा थिक है। इसलिए हम कहेंगे कि रूट इज़ एम्बेडेड इन डर्मिस, लेकिन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एम्बेडेड इन स्किन। ठीक है, तो ये हमारा रहता है हेयर रूट। और हेयर रूट को प्रोड्यूस करने का जो वर्क है वो किसका रहेगा, केराटिनोसाइट का। केराटिनोसाइट कहाँ प्रेजेंट है, केराटिनोसाइट प्रेजेंट है हेयर फॉलिकल में, दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में। ठीक है ना,
केराटिनोसाइट जो है वो प्रेजेंट है हेयर फॉलिकल में। हेयर फॉलिकल के बाद हेयर रूट के बाद आता है हेयर पेपिला, ठीक है, हेयर पेपिला। तो ये देखिए हेयर पेपिला क्या है, ए होलो पिट इज फाउंड एट द बेस ऑफ हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल के बेस में आपको ये एक पिट, एक गड्ढे की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है सभी को, है ना। ये क्या है, ये है हेयर पेपिला। ए होलो पिट इज फाउंड एट द बेस ऑफ हेयर फॉलिकल इन विच ब्लड कैपिलरीज, दिखाई दे रहा है आपको ब्लू एंड रेड कलर में। तो ब्लू एंड रेड कलर नॉर्मली बॉडी में हमें आर्टरी एंड वेन, मीन्स हम कह सकते हैं ब्लड कैपिलरीज जो है या ब्लड वेन्स, ब्लड वेजल्स जो है वो शो करती हैं। तो हेयर पेपिला में आपको या पिट में आपको ब्लड वेजल्स, हेयर कैपिलरीज जो हैं वो देखने को मिलती है, वो डर्मिस की होती हैं, ठीक है। दिस बंच इज नोन एज हेयर पेपिला। तो ये जो यहाँ पे कैपिलरीज का बंच जो है प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है कैपिलरीज का बंच, ये प्रेजेंट है हेयर फॉलिकल के नीचे। एक पिट लाइक स्ट्रक्चर है, उस पिट लाइक स्ट्रक्चर में आपको कैपिलरीज का एक बंच दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, हेयर पेपिला कह रहे हैं। ये हेयर पेपिला क्या कर रही है, ठीक है, ये कर रही है कि सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू रूट इज कैरिड बाय ब्लड कैपिलरीज ऑफ दिस पेपिला। हेयर पेपिला के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, यही ब्लड कैपिलरीज हेयर रूट को, ये पूरी की पूरी रूट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का वर्क हेयर पेपिला या हम ये बंच जो है यही करेंगी, ठीक है। इनसाइड द फॉलिकल द अपर रूट पार्ट ऑफ पेपिला इज स्वॉलन एज ट्यूमर टू फॉर्म बल्ब। तो ये हमने पहले ही बात कर ली है कि ये हेयर बल्ब है, पहले बात हो गई है ना हमारी कि ये हेयर बल्ब है जो स्वॉलन पार्ट रहता है, ये हमने जो है वो हेयर फॉलिकल में ही बात कर ली थी। ये हेयर पेपिला का पार्ट। तो आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा हेयर पेपिला। नेक्स्ट हमारा जो हेयर का पार्ट आता है हेयर शाफ्ट। देखिए हेयर शाफ्ट किसे कह रहे हैं, पहले तो हम ये देखें, ये जो स्किन से बाहर पार्ट जो प्रेजेंट है हेयर का, स्किन से बाहर जो हेयर का पार्ट प्रेजेंट है, इसे हम हेयर शाफ्ट कह रहे हैं, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको सबको। स्किन के बाहर जो हेयर का पार्ट प्रेजेंट है उसे हम हेयर शाफ्ट कह रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है हेयर का वो ये है हेयर शाफ्ट ही है। देखिए हेयर शाफ्ट में क्या कहा जा रहा है, द सॉलिड पार्ट ऑफ हेयर कम्स आउट फ्रॉम डर्मिस इज नोन एज हेयर शाफ्ट, ठीक है। डर्मिस से बाहर की तरफ जो सॉलिड पार्ट हेयर का निकला हुआ रहता है उसे हम हेयर शाफ्ट कहते हैं। ये डेड पार्ट होता है, ठीक है। इट इज़ डेड पार्ट ऑफ हेयर बिकॉज रीचिंग अप टू दिस पार्ट हेयर सेल्स बिकम कीरेटिनाइज्ड। अब ये डेड क्यों है, पहले तो आपको ये याद रखना है कि हेयर शाफ्ट की जो सेल्स होती है या हेयर शाफ्ट जो पूरा पार्ट है वो डेड है। अब डेड क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि हेयर रूट को प्रोड्यूस करने का वर्क कौन कर रही थी, कीरेटिनोसाइट्स कर रही थी। तो रेगुलरली जैसे जैसे वो सेल्स प्रोड्यूस करती जाएंगी हेयर को, तो उसमें कीरेटिन का जो कैरेटिन का है डिपोजिशन वो उसमें रेगुलरली होता रहेगा। और कैरेटिन का डिपोजिशन जब रेगुलरली होता रहेगा, हमें पता है कि केराटिन का डिपोजिशन होने से सेल्स क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, ठीक है। तो रेगुलरली केराटिन का डिपोजिशन होने से हेयर शाफ्ट जो होता है वो डेड होता है। हेयर शाफ्ट की हमारे पास 3 पार्ट्स रहते हैं। हेयर पार्ट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो देखिए सभी को पता है, हमने बहुत बार इनकी बात की है कि यदि किसी स्ट्रक्चर की आउटर लेयर जो होती है उसका नॉर्मली नाम क्या होता है, क्यूटिकल होता है। उसके अंदर का जो पार्ट होता है मिडल पार्ट वो कॉर्टेक्स रहता है और सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो रहता है वो मेडुला रहता है। वही है हेयर शाफ्ट में। हेयर शाफ्ट का सबसे जो आउटर लेयर है वो है क्यूटिकल, ठीक है। फिर जो मिडिल पार्ट है वो है कॉर्टेक्स एंड इनर मोस्ट पार्ट जो है वो है मेड्यूला। तीनों की हम बात करते हैं। फर्स्ट है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या में क्या है देखिए, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हेयर। इट इज़ मच थिन एंड यूनिसेल्यूलर थिक लेयर। ये बहुत पतली होती है, यूनिसेल्यूलर होती है, ठीक है ना। इट्स सेल्स आर स्केल शेप्ड एंड स्ट्रेटिफाइड ऑन ईच अदर। स्केल शेप्ड का मतलब हमें पता है कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, ये एक शेल है, फिर ये दूसरी शेल यहाँ प्रेजेंट है, फिर ये तीसरी सेल प्रेजेंट है, फिर ये फोर्थ सेल नेक्स्ट ये यहाँ प्रेजेंट है, फिर ये प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये स्केल शेप्ड सेल्स जो हैं क्यूटिकल में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या है देखिए कि ये हेयर शाफ्ट की मिडल लेयर है। इट इज़ मिडल लेयर एंड मल्टी लेयर, बहुत सारी सेल लेयर्स प्रेजेंट होती है, जबकि क्यूटिकल की एक सिंगल लेयर प्रेजेंट थी। द सेल्स ऑफ दिस लेयर हैव पिगमेंटेड पार्टिकल्स बाय विच हेयर्स हैव कलर। ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर जो सेल्स होती है, इन सेल्स में क्या होता है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन पिगमेंट्स के कारण ही हेयर्स का कलर जो है वो डिसाइड होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है एग्जाम में कि जो हेयर का कलर डिसाइड करने वाली सेल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगी। तो हेयर का कलर डिसाइड करने वाली प्रेजेंट जो सेल्स जो हैं वो कॉर्टिकल रीजन में या कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहेंगी। ऑन अकाउंट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ पिगमेंटेड पार्टिकल। अब मान लीजिए कि ये जो कॉर्टिकल सेल्स हैं इनमें पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट नहीं है। पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट नहीं है तो इसमें क्या होगा कि एयर जो है वो फिल हो जाएगी। पिगमेंटेड पार्टिकल यदि प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो इनमें एयर फिल हो जाएगी, और एयर फिल होने से ये जो हेयर्स हैं ये हमें वाइट कलर अपीयर होने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि हेयर के जो वाइटिश कलर है हेयर का, उसके पीछे की रीज़न क्या है। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि कॉर्टिकल रीजन्स में हेयर शाफ्ट का जो कॉर्टिकल रीजन है उस कॉर्टिकल रीजन में पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट होती है। अब यदि उन सेल्स में पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर एयर फिल हो जाएगी, और एयर फिल हो जाएगी तो हेयर्स का कलर जो है वो वाइट अपीयर होगा। ठीक है, ये है हमारा हेयर शाफ्ट का सेकंड मिडल लेयर मेड्यूला कॉर्टेक्स के बाद थर्ड जो है हमारे पास मेड्यूला। मेड्यूला क्या है देखिए, इट इज मैन एंड इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हेयर। सबसे हेयर का इनर मोस्ट पार्ट, हेयर मीन्स हेयर शाफ्ट का इनर मोस्ट पार्ट जो है वो मेड्यूला रहेगा। इसमें पॉलीहेड्रल सेल्स होती हैं जो एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड का मीन्स क्या है कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, और यही सेल्स जो हैं ये हेयर की एक्सिस को फॉर्म करने का फंक्शन करेगी। हेयर की जो एक्सिस है, ठीक है, हेयर की एक्सिस जो है, हेयर का जो मेन पार्ट है इलोंगेट जिसके कारण हेयर रहते हैं, तो उसको प्रोड्यूस करने का वर्क मेड्यूला का रहता है। और ये है हमारा हेयर का नेक्स्ट पार्ट, हेयर शाफ्ट। क्या था, हमने क्या पढ़ा हेयर शाफ्ट में, देखिए कि हेयर शाफ्ट जो है वो सॉलिड पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको हेयर शाफ्ट की जो सेल्स हैं वो आपको डेड दिखाई देंगी। डेड क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे केरेटिन जो है उसका डिपोजिशन हो जाता है। हेयर शाफ्ट की आपको 3 लेयर्स देखने को मिली, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला। क्यूटिकल आउटर एक सिंगल लेयर थी, ठीक है। उसके बाद कॉर्टेक्स जो था वो मिडल लेयर थी, मल्टी लेयर थी, जहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट थे। यदि पिगमेंट्स प्रेजेंट है तो हेयर का एक पर्टिकुलर कलर होगा, चाहे वो वाइट हो चाहे वो ब्लैक हो सकता है या ब्राउन हो सकता है। लेकिन यदि उसमें आपको एयर फिल हो जाती है, पिगमेंट की एब्सेंस में यदि वहाँ एयर फिल हो जाएगी तो उसका कलर वाइट रहेगा। और उसके बाद इनर मोस्ट लेयर जो है मेड्यूला, जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहेगी, जहाँ आपको इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को नहीं मिलेंगे। और ये मेडुला जो है वो हेयर की एक्सिस को फॉर्म करने का फंक्शन करता है। उसके बाद हेयर का जो लास्ट पार्ट है, एरेक्टर पिलाई मसल्स। एरेक्टर पिलाई मसल्स, देखिए इरेक्ट वर्ड आपने सुना होगा। इरेक्ट मीन्स क्या रहता है, एकदम स्ट्रेट, सीधा, ठीक है। तो एरेक्टर पिलाई मसल्स क्या हैं, हेयर के पास कुछ ऐसी मसल्स प्रेजेंट रहेंगी जो हेयर्स को इरेक्ट करने का फंक्शन करेगी। किसी भी स्टिमुलस की कंडीशन में ये हेयर को इरेक्ट करने का वर्क करेंगी, जिन्हें हम एरेक्टर पिलाई मसल्स कहेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, दीज आर स्पेशल मसल्स मेड ऑफ अनस्ट्राइप्ड मसल फाइबर्स। ठीक है, अनस्ट्राइप्ड मसल फाइबर्स मीन्स क्या है, आपको याद हो तो ह्यूमन में जो टिश्यूज हमने पढ़े थे एनिमल्स में, एनिमल में टिश्यूज जो होते हैं वो मसल्स जो होती हैं वो थ्री टाइप्स की थी, याद है ना। एक तो हमारे थे जिनमें स्ट्राइप्स प्रेजेंट थी, इस तरह से बैंड्स प्रेजेंट थे। एक थी स्मूथ सेल्स जो इस तरह से थी, जो पॉइंटेड एंड्स की थी। एक कार्डियक मसल थी जो ब्रांच्ड थी, याद है क्या सभी को, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये थी, तो इसमें जो ये एरेक्टर पिलाई मसल है ये रहती है स्मूथ नेचर की। स्मूथ नेचर की मीन्स अनस्ट्राइप्ड मसल फाइबर, ठीक है। दीज मसल्स आर कमिंग फ्रॉम हेयर फॉलिकल अटैच्ड विथ डर्मिस एंड रेगुलेट मूवमेंट ऑफ हेयर्स। ये मसल्स जो है वो डर्मिस से कनेक्ट रहती है, साथ में हेयर्स से कनेक्ट रहती है,
और हेयर की जो मूवमेंट है, हेयर की मूवमेंट को कंट्रोल करने का फंक्शन भी इस मसल एरेक्टर पिलाई मसल्स का ही रहता है। क्या कह रहा है देखिए, हमने पहले ही बात की, हेयर्स बिकम इरेक्ट व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। हेयर्स बिकम इरेक्ट व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो हेयर क्या है, इरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इरेक्शन, अब देखिए आपने कई बार देखा होगा, बहुत बार, कि जब हम किसी भी डरावनी कोई बात कर रहे होते हैं, या हम कई बार देखते हैं कि जब हम नेशनल एंथम सुन रहे होते हैं, इंडिया का नेशनल एंथम सुनते हैं, तब सब जो होते हैं वो एकदम तन के खड़े हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा रोम रोम होता है, ठीक है ना, वो भी क्या हो जाता है, तन जाता है। मतलब हमारे जो बाल हैं, जो हेयर्स हैं, ये हेयर्स क्या हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं। अब ये हेयर्स हैं, यहाँ से देखिए, ये जो पॉइंट आपको मैंने बताया है, यहाँ से क्या क्लियर होता है, यहाँ से ये क्लियर होता है कि हेयर्स का इरेक्शन कौन सी कंडीशंस में होगा। तो देखिए, इरेक्शन ऑफ हेयर्स ड्यू टू फियर एंड कोल्ड, फियर कोल्ड की कंडीशन में भी होगा, ठीक है, साथ में कोई इमोशनल मूवमेंट होगा, उस टाइम पे भी आपके हेयर्स जो हैं वो इरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड बाय दीज मसल्स, अराउंड दीज मसल्स नर्व फाइबर्स आर सराउंडेड, और इन मसल्स के चारों तरफ जो है वो नर्व फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे जो सेंसेशन का वर्क करेंगे। तो ये हमने एक टिपिकल हेयर के बारे में बात की। ठीक है, याद, हम वापस से थोड़ा रिपीट करें। सबसे फर्स्ट जो था हमारा, देखिए कि ये हम इस डायग्राम में बात करें, सबसे फर्स्ट जो था हमारा यहाँ, ये था हेयर फॉलिकल, है ना। हेयर फॉलिकल के बाद हमने नीचे की तरफ यहाँ देखा हेयर पेपिला, हेयर पेपिला के बाद हमने पढ़ा हेयर रूट, ये ऊपर वाला जो पार्ट प्रेजेंट था ये था हेयर रूट। हेयर रूट के बाद हमने ऊपर की तरफ बात की हेयर शाफ्ट, जो डर्मिस से आउटर पार्ट था इसे हमने क्या कहा, हेयर शाफ्ट कहा। ठीक है, हेयर शाफ्ट के बाद जो है नीचे की तरफ ये था एरेक्टर पिलाई मसल, ये हमारी थी एरेक्टर पिलाई मसल। इन सब के आपको अलग अलग फंक्शंस बताए, इन सब की अलग अलग फिजियोलॉजी मैंने आपको बताई। आई होप सभी को क्लियर हुई होगी। यदि किसी स्टूडेंट को किसी टाइप की क्वेरी रहती है तो स्टूडेंट मेरे को कमेंट बॉक्स में या मेरी मेल आईडी जो है उसमें मेल करके अपने क्वेरीज जो है उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।